हेलो जी। पतंजलि एक ऐसा नाम जो हर एज ग्रुप के लोगों के बीच काफी ज्यादा कॉमन हो चुका है। बड़ी बड़ी एफएमसीजी फर्म्स को पीछे छोड़ आज ये ब्रांड देखते ही देखते भारत में HUL के बाद दूसरा सबसे बड़ा एफएमसीजी ब्रांड बन गया है। अब बाबा रामदेव की योगा से तो काफी ज्यादा लोग प्रभावित थे ही, साथ ही उनके द्वारा बनाए गए इस ब्रांड ने भी हर घर में अपनी जगह बना ली है। लेकिन यहाँ एक कड़वा सच ये है कि जिस कंपनी को आज तक हम बाबा रामदेव के नाम से जानते हुए आए हैं वो असल में बाबा रामदेव की है ही नहीं। जी हाँ, और यदि आपको लगता है कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स को यूज करके आप कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो यहाँ भी आप गलत हो। तो आइए जानते हैं पतंजलि के बारे में कुछ ऐसे सच जो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। देखिए, पतंजलि की दो साइट्स हैं। एक वो साइट जिसमें एक योग गुरु ने बड़ी मेहनत के साथ में एक ऐसी फास्टेस्ट ग्रोइंग एफएमसीजी कंपनी खड़ी की है जो ऑर्गेनिक और आयुर्वेदिक चीजों को यूज करके बड़े बड़े ब्रांड्स को टक्कर दे रही है और जिसका लास्ट 5 सालों का रेवेन्यू 1 लाख करोड़ का है। लेकिन यहाँ कंपनी की एक डार्क साइड भी है जिसके हिसाब से कंपनी काफी सारे एलिगेशन से घिरी हुई है, कभी अपने सबस्टैंडर्ड्स प्रोडक्ट्स को लेकर तो कभी FSSAI एंड ASCI के रेगुलेशंस के वायलेशंस को लेकर। तो अभी आप बात शुरू करते हैं कंपनी की गुड साइड से, जिसके लिए चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। जरा सोचिए, एक लड़का जिसका जन्म एक ऐसे परिवार में होता है जहाँ ना तो उसके माता पिता पढ़े लिखे थे और ना ही उनके पास इतना पैसा था, और फिर बचपन में ही इस लड़के को लेफ्ट साइड में पैरालिसिस हो जाता है और जैसे तैसे वो डिफरेंट गुरुकुल से अपनी पढ़ाई पूरी करता है और संन्यास ले लेता है और लास्ट में वो जाता है कलवा गुरुकुल में, जहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जो पतंजलि के उदय का सबसे बड़ा कारण बना, और उस शख्स का नाम है आचार्य बालकृष्ण। और इस पूरी कहानी में जो लड़का मेन कैरेक्टर है वो लड़का कोई और नहीं, वो खुद बाबा रामदेव हैं। जी हाँ, द आइकॉनिक बाबा रामदेव। अब आचार्य बालकृष्ण ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पतंजलि की नींव रखी थी और आज 96% की होल्डिंग के साथ ये कंपनी के ओनर और CEO भी हैं। तो अब यहाँ एक सवाल ये उठ सकता है कि जब सब कुछ आचार्य बालकृष्ण ही है, सारी होल्डिंग उनके पास ही है, तो फिर बाबा रामदेव क्या है? बाबा रामदेव सिर्फ और सिर्फ कंपनी का फेस है। जी हाँ, एक तरीके से आप मान सकते हैं कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर। और ताज्जुब की बात तो ये है, जो कंपनी जानी ही बाबा रामदेव के नाम से जाती है उनके पास इस पूरी कंपनी में से 0% की होल्डिंग है। मतलब इस पूरी कंपनी का 1 भी % पार्ट बाबा रामदेव होल्ड तक नहीं करते। खैर, अब एक अच्छी बात ये थी बाबा रामदेव के बारे में कि इन्होंने एक ऐसी सोसाइटी को योग से जोड़ा जो वेस्टर्न कल्चर से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो चुकी थी। और सच बात तो ये है कि योग इफेक्टिव तो है ही, तो कोई भी बिजनेस स्किल या नॉलेज ना होने के बावजूद बाबा रामदेव इतने अच्छे कम्युनिकेटर थे कि देखते ही देखते उनकी खुद की एक ब्रांड इमेज बन गई थी मार्केट में। और क्योंकि भारत की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है FMCG प्रोडक्ट्स की डिमांड भी उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। अब ऐसे में जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी खुद की इमेज योगा जैसी एक्टिविटी से बिल्डअप हुई हो, यदि वो किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करने लगे या फिर उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने लगे तो जाहिर सी बात है लोग ऐसे प्रोडक्ट्स पर बहुत ही जल्दी और आसानी से भरोसा कर लेंगे। तो इसी तरह शुरुआत होती है पतंजलि की। साल 2006 में आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव ने मिलकर पतंजलि को स्टार्ट किया और ये दोनों ही हार्डली 12th पास आउट भी नहीं थे। तो आपको क्या लगता है, सिर्फ और सिर्फ बाबा रामदेव की ब्रांड इमेज की वजह से पतंजलि आज इतना बड़ा मार्केट शेयर होल्ड करता है? ये सिर्फ आधा सच है। पतंजलि एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को यूज करता है जिससे ना चाहकर भी लोग इनके प्रोडक्ट्स को खरीद लिया करते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं और जो पहला मेन कंपोनेंट है वो है पतंजलि चिकित्सालयास। इन चिकित्सालयास पर एक अच्छी बात ये थी कि ये लोगों का इलाज फ्री में किया करते थे और यहीं से स्टार्ट होता है पतंजलि का अपने प्रोडक्ट्स बेचने का पूरा प्रोसेस। तो अब आप जब भी इन चिकित्सालयों के पास में अपना इलाज कराने के लिए जाते हो तो यहाँ सैलरीड डॉक्टर्स होते हैं जो आपकी बीमारी को सुनकर उससे रिलेटेड कुछ दवाइयाँ रिकमेंड करते हैं। और क्योंकि ये चिकित्सालय फ्री कंसल्टेंसी देते हैं इसलिए लोगों की यहाँ पर भीड़ भी काफी ज्यादा होती है। अब जो भी मेडिसिन वो रिकमेंड करते हैं वो सिर्फ उसी चिकित्सालय यानी कि उसी पतंजलि के स्टोर्स पर अवेलेबल होती हैं, तो लोगों के पास उनको परचेज करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है।
और क्योंकि पतंजलि शुरू ही योगा से हुआ है तो वो लोगों को दवाइयों के साथ साथ योगा करने की राय भी देते हैं। अब जिन लोगों को योगा नहीं आता या फिर कोई योगा के बारे में पूछता है तो उनको वो अपने आरोग्य केंद्रों के बारे में बताते हैं। आरोग्य केंद्र, जी हाँ, ये है कंपनी का दूसरा मेन कंपोनेंट जहाँ लोगों को योगा सिखाया जाता है। अब इन मेडिसिन और योगा से लोगों को फायदा तो देखिए होता है, क्योंकि ये बात तो सच है कि आयुर्वेदा में दम तो है, लेकिन कोई व्यक्ति पतंजलि की मेडिसिन तभी तक लेगा जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। एक बार ठीक होने के बाद वो पतंजलि की मेडिसिन को नहीं खरीदेगा। तो इसीलिए पतंजलि के लाइफ टाइम कस्टमर्स को बनाए रखने के लिए योगा के साथ साथ डे टू डे लाइफ में यूज होने वाली चीजों को रेगुलर यूज करने की एडवाइस भी उन्हें दी जाती है। अब लेकिन सवाल ये है कि ये इतनी सारी हेल्दी चीजें मिलेंगी कहाँ? ऑफ कोर्स पतंजलि के स्वदेशी केंद्रास पर, यानी कि पतंजलि's नॉन मेडिसिनल स्टोर्स। और यही है कंपनी का तीसरा कंपोनेंट, पतंजलि स्वदेशी केंद्रास, जहां पतंजलि के सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है। सुबह उठने वाले टूथपेस्ट से लेकर खाना बनाने में यूज होने वाले तेल तक इसी पतंजलि के स्टोर में बेचे जाते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इन सारे प्रोडक्ट्स को, इन सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को आयुर्वेदिक और नेचुरल बताया जाता है, लेकिन ये सच नहीं है। तो अब यहाँ से शुरू होती है कंपनी की डार्क साइड। दिसंबर 2020 में CSC यानी कि सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट में बताया गया कि 13 हनी ब्रांड्स की टेस्टिंग करवाई गई, जिसमें से 10 हनी ब्रांड्स उस टेस्टिंग में फेल हो गए और उस लिस्ट में एक नाम पतंजलि हनी का भी था, जिसमें शुगर सिरप मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस बताए गए हैं। दूसरा, पतंजलि दंत कांति, जो शायद हर घर में आपको मिल ही जाएगा। जरा आप इसका पैकेट घुमाकर देखेंगे तो एक इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको मिलेगी जो कि सारे आयुर्वेदिक हैं, लेकिन यहाँ मेन चीज है इंग्रेडिएंट्स के सामने लिखी हुई उनकी क्वांटिटी। जरा उस क्वांटिटी पे ध्यान डालिए और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये सारी क्वांटिटीज प्रति 10 ग्राम के हिसाब से दी जाती हैं। अब आप जरा ध्यान दीजिए कि 10 ग्राम यानी कि 10,000 मिलीग्राम। 10,000 मिलीग्राम में जब हम इन सारी आइटम्स का टोटल करते हैं तो 155 मिलीग्राम निकल कर आता है। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा देखिए कि 10,000 मिलीग्राम में सिर्फ ये इंग्रेडिएंट्स जिन्हें आयुर्वेदिक बताया जाता है वो 155 मिलीग्राम है। तो ये आपकी बॉडी पर कितना असर दिखा सकते हैं ये अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। और बाकी इस टूथपेस्ट में भी वही सारी चीजें मिलाई गई हैं जो बाकी नॉर्मल कोलगेट, पेप्सोडेंट टाइप्स टूथपेस्ट में मिलाई जाती हैं। इसके अलावा पतंजलि का देसी घी, वो भी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के टेस्ट में फेल हो चुका है। पतंजलि आंवला जूस, जो 2017 में लैब टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग खरा नहीं उतर पाया और उसके बाद डिफेंस कैंटीन में भी इसको रखना बैन कर दिया गया। इनफैक्ट इन एलिगेशंस के अलावा कंपनी के ऊपर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को लेकर भी 2016 तक 33 कंप्लेंट्स फाइल हुई थी और रिसेंटली भी साल 2022 में उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा 5 कंप्लेंट्स फाइल की गई थी एडवर्टीजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स के वायलेशंस को लेकर। बल्कि च्यवनप्राश का एड भी दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा बैन कर दिया गया था, क्योंकि इस तरीके के एडवर्टीजमेंट से पतंजलि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने कॉम्पिटिटर्स को अटैक कर रहा था और ये ASCI के स्टैंडर्ड्स के खिलाफ है। बस इतना ही नहीं, पतंजलि ने कोविड के बाद कोरोनिल नाम से अपनी आयुर्वेदिक मेडिसिन मार्केट में निकाली थी, ये कहकर कि ये मेडिसिन WHO सर्टिफाइड है और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से भी इसको अप्रूवल मिल चुका है। जबकि कुछ दिन बाद ही मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और WHO दोनों ही इस बात से टोटली डिनाई कर देते हैं कि इस मेडिसिन को इस तरीके का कोई भी अप्रूवल नहीं दिया गया है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये आता है कि इतनी सारी चीजें पतंजलि में हो क्यों रही हैं? वेल, इसका आंसर भी बहुत सिंपल है। इस काम से जुड़े हुए दोनों ही मेन पर्सन बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण, दोनों के ही पास आयुर्वेद से रिलेटेड ना तो कोई प्रॉपर डिग्री है ना ही कोई प्रॉपर एक्सपीरियंस। और जो व्यक्ति कंपनी का ऑलमोस्ट 96% पार्ट होल्ड करता है, यदि उसके पास उस चीज को लेकर जानकारी ही ना हो तो आई कांट प्रेडिक्ट इस कंपनी का फ्यूचर किस तरीके का होगा। स्टिल हियर दैट्स ट्रू कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स में नेचुरल हर्ब्स का यूज किया जाता है, लेकिन इट इज अप टू अस कि हम कोई भी सामान परचेज करने से पहले उसके ऊपर इनकी मात्रा को चेक करें, इनकी क्वांटिटी को चेक करें, क्योंकि किसी चीज की कमी होना तो खराब है ही, लेकिन किसी चीज की जरूरत से ज्यादा अधिकता हो जाना उससे भी ज्यादा खराब है। लैकिंग ऑफ समथिंग इज बैड बट एक्सेस ऑफ समथिंग इज वर्स्ट। अब यहाँ मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि पतंजलि के सारे प्रोडक्ट्स खराब हैं, बस इस केस स्टडी के माध्यम से इतनी अवेयरनेस लाने की कोशिश है कि किसी भी चीज पर, ब्रांड पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, उसके बारे में जानकारी निकालें, उस कंपनी के बारे में पढ़ें और उसकी न्यूज पर नजर रखें। आफ्टर ऑल ये हमारे और हमारे परिवार की हेल्थ का सवाल है।
और यहाँ हम इस चीज से बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते कि पतंजलि की कुछ मेडिसिन और रेगुलर योगा लॉन्ग टर्म में एक अच्छा असर दिखाते हैं, लेकिन यदि आप पतंजलि के बाकी प्रोडक्ट्स को आयुर्वेदिक समझकर यूज कर रहे हैं तो यहाँ आप गलत हो सकते हैं। वेल, एट द लास्ट क्वेश्चन ये उठता है कि नॉर्मल कस्टमर करे तो क्या करे, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम तो हर किसी ब्रांड में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ एक सीधा सा आंसर है, जानकारी रखो हर एक उस प्रोडक्ट की, उस मेडिसिन की जो आप अपनी बॉडी में यूज करने वाले हो, क्योंकि इट विल बी अस हु कैन सफर द मोस्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट आई ओपनिंग केस स्टडी के साथ। और यदि आप जानना चाहते हैं कि पान मसाला तंबाकू कंपनीज कैसे हम लोगों का बेवकूफ बनाती हैं, तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो यदि ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर।